प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी राइट्स, सूबाई कॉन्फ्रेंस बराए अक़लियती हुकूक़, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाक़िर। उनको खुशामदीद कहते हैं आपकी भरपूर तालियों में। और जस्टिस मकबूल बाक़िर के हमराह हैं जनाब मोहम्मद अहमद शाह, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वज़ीर आला मोहतरम मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। शाह साहब मेहमान ख़ुसूसी को लेकर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही गुजारिश करूँगी अकरम अली ख्वाजा साहब से कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब इकबाल अहमद दित्थो साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हों। डॉक्टर शुएब सडल प्लीज़ स्टेज पे आएँ। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। और मैं गुजारिश करूँगी जनाब जोसेफ कूट्स द कार्डिनल ऑफ पाकिस्तान के स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा हो। प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑन माइनॉरिटी राइट्स, प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑन माइनॉरिटी राइट्स, इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाक़िर और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से होगा। कौमी तराना बजाया जाए प्लीज़। आपसे गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में इस्तादा हो जाएं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन और अपने प्यारे वतन के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ये मुल्क हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसमें एक रंग हरा है और एक रंग है सफ़ेद। और ये जो सफ़ेद रंग है इसके बग़ैर झंडा मुकम्मल नहीं होता। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सब उतने ही अहम हैं जितना कि कोई और उनके भी उतने ही हुकूक़ हैं जितने कि किसी भी पाकिस्तानी के हो सकते हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से है, ये एक सूबाई कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब ने किया है। और जिस नौइयत की, जिस तर्ज़ की ये कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख़याल है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज इस हॉल में मैं देख सकती हूँ कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं और इस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इससे जो खूबसूरती पैदा हो रही है वही इस कॉन्फ्रेंस का असल रंग है। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस मकबूल बाक़िर वज़ीर आला सिंध तशरीफ़ लाए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में जो मुक़र्रिरीन हैं वो जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे आप उनको सुनिएगा। वो अक़लियतों के हवाले से हैं, उनके हुकूक़ के हवाले से हैं, उनके मसाइल के हवाले से हैं
और सबसे पहले मैं खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए ज़हमत देना चाहती हूँ जनाब अकरम अली ख्वाजा साहब को, जो सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तशरीफ़ लाएँ फॉर द वेलकम एड्रेस मिस्टर अकरम अली ख्वाजा। Honorable Chief Minister, Sindh Justice Retired Makul Bakar Saab, Honorable Minister for Minorities Affairs, Information and Social Protection, Mohammad Ahmed Shah Sahab, distinguished guest speakers and guests, esteemed colleagues and dear friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good afternoon. It's a great pleasure and honor for me today to welcome you all to this Provincial Conference on Minority Rights 2024. Purpose of our organizing the conference is to sensitize ourselves towards the rights of minority segment of our society. As the Secretary of the Department, I would like to inform the participants about the mandate of the Department that we derive from the Rules of Business 1986. The mandate includes safeguarding the rights of minorities, promotion of welfare of minorities, promoting the sense of belongingness in the minorities, protection of minorities against discrimination, coordination with federal government on all matters of minority affairs, and matters pertaining to interfaith harmony. In this regard, the department has taken various initiatives and performs various activities and functions, the details of which I will not mention here because of time constraint. I am here for giving a heartfelt welcome to each of you, especially to our special guest, Honorable Chief Minister Saab, and distinguished speakers whose presence and discourses will definitely add immense value to our gathering. I must admit and acknowledge that your participation, whether as a chief guest, speakers, panelists, or audience members, is going to transform this event from a concept into a dynamic and engaging reality. As we have planned an exciting and enriching schedule featuring keynote speeches and panel discussions, etc., all have been designed to provide a memorable and insightful experience. Let's look forward to an evening filled with stimulating conversations, valuable learning, sensitizing each of us about the rights of minorities in one way or the other. Once again, welcome to Provincial Conference on the Rights of Minorities. Thank you so much for taking time out of your busy schedule. We are thrilled to have you here and hope this event will be both rewarding and memorable. Thanks. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम अली ख्वाजा साहब। और अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ ज़हमत ख़िताब दे रही हूँ वो इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मक़ासिद पर और ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। मैं गुजारिश करूँगी जनाब इकबाल अहमद दिथो साहब से, जो चेयरमैन हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन से, कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। Honorable Chief Minister, Caretaker Minority Affairs Minister, Dr. Shoaib Sadil Sahib, Secretary Minority Affairs, other notables on the podium, इस हाल में सारों को सलाम, good afternoon, namaste. Sir, Sindh Human Rights Commission has been established under the Statutory Act 2011
or Sindh Human Rights Commission being the oversight and monitoring body for the complaint redressal mechanism of human rights, एक चीज in addition to Minority Affairs Department being the service delivery or execution department, Sindh Human Rights Commission is the execution and oversight in that way. एक तो सर हम since our establishment we are taking the suo moto complaints on the individual or collective nature. उसमें civil and political rights की अगर violation होती है, चाहे वो कश्मीर में, गोटकी में, or any place where they are denied their right to civil and political rights, तो उसकी भी cognizance लेते हैं, and their collective rights to worship, चाहे वो मारी माता का मंदिर हो, चाहे कराची में, चाहे गोसपुर में हो, other things so Sindh Human Rights Commission takes the cognizance of that thing on the complaint handling. Sir, as we know, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आइन का आर्टिकल 20 which says right to profess, right to worship, practice, or right to propagate. These are the three cardinal aspects of constitutional right to the freedom of religion, which is in the Constitution, which by the Honorable Supreme Court had the on the subject, और उसके हवाले से जो implementation कर रहे हैं, उसके हवाले से सिंध में we are trying कि सिंध में चाहे आइन का आर्टिकल 20 हो, चाहे आर्टिकल 21 हो, which guarantees the education of the children of the minorities with their religion, चाहे आर्टिकल 22 हो, चाहे आर्टिकल 25 हो आर्टिकल इक्वलिटी का, या even principles of policy का आर्टिकल 36 हो, we had to safeguard the legitimate interests of the minorities. So sir, this commission being the oversight and monitoring body is trying to ensure the compliance of the both fundamental and principles of policy given in the Constitution. In addition to that, all the international obligations which Pakistan has a state party. We are a state party to the 7 core conventions. International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees rights to freedom of religion, of worship, of expression. ICCPR, उसके अलावा Convention on the Rights of Child, CRPD. So sir, we on behalf of the Commission also ensures that Sindh may, by virtue of Pakistan being a state party, we had to comply all the international obligations, चाहे वो GSP plus के context में हो, चाहे वो even international religious right to freedom of religion की reports के context में हो, तो इस context में Sindh Human Rights Commission is trying to ensure the implementation of the Sindh Hindu Marriage Registration Amendment Act 2018. Sir, I'm very happy your office has written letter to all the departments कि what are the obstacles, हिंदू महाराज की पंडित की registration में obstacles को remove करें. And sir, with local government department, Sindh Human Rights Commission, Minority Affairs Department, we had developed the manual which will be incorporated in the whole structure of the local government municipal authorities. Namely, it may be Union Council, Town Committee, Municipal Committee, all these Union Council officer and municipal authorities will be mainstreamed through the local government academy in Tandojam. We will incorporate this syllabus into their curriculum so that पंडित की, महाराज की जो शेड्यूल ए में है, शादी प्रात की चीज है, इसको मेन स्ट्रीम करें सर. दूसरा सर, सिंध हिंदू कम्युनिटीज का जो कम्युनल प्रॉपर्टीज एक्ट है 2013 का, दैट्स आल्सो अ वेरी प्रोग्रेसिव लॉ. एंड आई विल अर्ज, शोएब सदर साहब बैठे हैं, he has to, आज भी मुझे बहुत सी कंप्लेंट्स मिली हैं कि certain properties belonging to Hindus, Sikhs or others, they are being grabbed in Sindh, तो उसकी NOC ज़रूरी होती है Minority Affairs Department के, so we have to ensure the Sindh Hindu communal minorities के उसके हवाले से. तीसरा सर इशू जो legislature में we are facing, that is of the forced conversion, and that still it is pending. And we hope that the new assembly which it will come,
that the age of the conversion should not be left to the solemnizing religious authority. It should be left to the administrative and judicial authority, because internationally, when we are a state party, then bounds at that the age of the conversion should be in consonance with the Sindh Child Marriage Resident Act 2013, Sindh Hindu Marriage Act 2000 जो हमारा 18 है। तो सर पॉलिसी मेकिंग में एक ये चीज़ हम कर रहे हैं, हिंदू मैरिज का हमने मैनुअल किया है। सर एक और इंटरसेक्शनलिटी विथ माइनॉरिटीज़ है, दैट इज़ द इशू ऑफ द बॉन्डेड लेबर। एंड आई एम अगेन हैप्पी दैट ड्यूरिंग योर ऑफिस आपने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज फॉर एड्रेसिंग द इशूज ऑफ बॉन्डेड लेबर आपने लिखी, एंड दैट हैज़ अ सर क्रॉस सेक्शनलिटी इशू विद द माइनॉरिटीज़। हम क्यों बॉन्डेड लेबर करते हैं, भील, कोहली, मेंगवाड़ को, किसी मुसलमान, किसी हायर कास्ट को क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी नो दे विल रिपेल अस, दे विल टेक द ओनरशिप। तो इसी वजह से भी सर जो बॉन्डेड लेबर की विजिलेंस कमेटीज़ हैं, आई विल अर्ज योर ऑफिस सर, और आई हैड रिटन टू द चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर्स को लिखा है, और ये नोटिफाई तो हो गया है, बट द डिप्टी कमिश्नर हैज़ टू नॉमिनेट द पर्सन कंसर्न के बॉन्डेड लेबर की इश्यूज़ को डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे। और सर अभी एक और इशू है, टाइम इज़ शॉर्ट बिकॉज ऑफ योर गवर्नमेंट, वरना सर 3-4 शांति नगर्स हैं जो ये फ्री बॉन्डेड लेबरर्स की सेटलमेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं कहता हूँ मिनिस्टर साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आपके पास है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो फ्री बॉन्डेड लेबरर्स की कैंप्स हैं, वाई वी शुड नॉट इंटीग्रेटेड देम इनटू द सोशल प्रोटेक्शन, उनको हम वसीला हक भी दें, उनको वसीला तालीम भी दें, उनकी वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर को हम इंटीग्रेट करें। तो आई थिंक सर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज़ अ वेरी रोबस्टिक इन नेचर, द लीगल फ्रेमवर्क दैट्स वेरी गुड, and we are trying to implement it, the international obligations. I am very happy कि सिंध में minority rights के हवाले से जितना भी काम हो रहा है, I know there are many issues, but still आपको गवर्नमेंट की बॉडीज़ में accessibility है। तो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन सर मिनिमम वेज आपने इंश्योर कराई, और मिनिमम वेज 32,000 by your good office that mostly impacted the minority people, और उसको भी सॉलिड वेस्ट को हमने सुओ मोटो निकाल के बुला लिया था, लोकल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू किया है। आज भी सर आपने देखा कि लास्ट वीक 2 सैनिटरी वर्कर्स गटर में मर के चले गए, and that we had, even Sindh Human Rights Commission has issued letter today कि personal protection equipments, that is the responsibility of the local government and of the employer। उसके लिए कोई excuse नहीं है कि वो contractor है, outsource है, short daily wages है, that is the responsibility by the due diligence कि हम इनको करें। Sir, challenges are many, I hope कि with this 6 months मैंने पॉलिसी के मैटर में फोर्स कन्वर्जन का बिल बनाया है, सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के रूल्स बना रहा हूं जिसमें फोर्स कन्वर्जन का इशू एड्रेस कर रहा हूं, बिकॉज 498 बी जो है फोर्स कन्वर्जन का, उसमें प्रोविजो है कि अगर खातून माइनॉरिटी से है, अगर लफ्ज़ खातून की जगह हम गर्ल भी भेजे उसमें डालेंगे, तो वी विल अमेंड द पीपीसी इन द सिंध दैट विल एड्रेस द इशू ऑफ द फोर्स कन्वर्जन टिल अ न्यू बिल कम्स इन द असेंबली। सो ये मेरे सर बिल्स मैंने बना लिए हैं। व्हेन द न्यू गवर्नमेंट विल कम, आई विल इंगेज विद द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कि ये लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन और ये सारी चीज़ें, अगेन आई एम वेरी हैप्पी सर फॉर योर कमिटमेंट ऑन द इशू ऑफ बॉन्डेड लेबर, ऑन द मिनिमम वेज, ऑन द वेज वर्कर्स। सो दीज आर द इशूज़, एंड अहमद शाह साहब का ये विजन था कि एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेट्स ब्रिंग ऑल दीज इशूज़ ऑन द टेबल, एंड सर शाह साहब आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि ये इशूज़ हमने, आप सारी कम्युनिटी है, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, this thing I want to say one thing that this is a whole of issue, this is a whole of government issue, this is whole of society issue, and we believe कि जब मेजॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं तो इक्वली दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनका विज़न यही था जब क़याम पाकिस्तान के वक्त, पाकिस्तान का हुसूल इसीलिए है कि वहाँ पे लोग अपने अपने मज़ाहिब जो भी हैं उसके जो प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इबादत गाहों में जा सकें फ्रीली,
और इस विज़न को पाए तकमील तक पहुंचाया है हमारी नौजवान नस्ल ने, हमारे उन लोगों ने जो हमारे लिए आइडियल हैं, जिनकी तरफ नौजवान देखते हैं और जिनसे गाइडेंस लेते हैं, जैसे कि आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह, जिन्होंने आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्योंकि हम बात तो करते हैं अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के बारे में, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लोगों को ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा ये होता है कि ये हमें बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का, मुलाकात करने का, और अवेयरनेस क्रिएट होती है। हमारे जो अगले मुकर्रर हैं वो एक नौजवान वकील हैं। मैं गुजारिश करूँगी मिर्ज़ा मुईज़ बेग से कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। Chief Minister Sindh Maqbool Baqir Sahab, Mohammad Ahmad Shah Sahab, Minister for Information and Minority Affairs, Akram Khwaja Sahab, Iqbal Ahmed Sahab, Shoaib Sadil Sahab, and everybody present over here. First of all, a very warm good evening and assalamu alaikum to everybody present over here. I would like to begin by congratulating Ahmad Shah Sahab and his entire team for bringing together all of you. Ahmad Shah Sahab has a penchant for putting people in challenging positions. I came to this event expecting to listen to all the great speakers that he had gathered today, and Ahmad Shah Sahab told me that I also had to address all of you. So my advance apologies if I'm unprepared, but on a serious note, I think जितने भी लोगों को आज अहमद शाह साहब ने जमा किया हुआ है, we see people from all genders, we see people from across religions, and I think जो भी आज audience में लोग मौजूद हैं, they resemble how this country looks. And I think if all the people in this room and if all the people like us come together, then there is no mountain high enough for us to surpass. So first of all, congratulations to Ahmad Shah Sahab, and I think इस तरह की अगर हम और events करेंगे तो जो भी हमारे challenges हम आज दरपेश हैं हम शायद उनसे आगे बढ़ के उनका मुकाबला कर सकें. I think क्योंकि मेरा ताल्लुक वकालत से है, मैं पेशे से एक वकील हूँ, so when we talk about the law, I think the first thing that I would like to talk about is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech to the Constituent Assembly on 11th August 1947, because that reflected the shape and form that Quaid-e-Azam wanted this country to take. And unsurprisingly, we see that when the Constituent Assembly passed the objective resolution said that the rights of all minorities shall be guaranteed. और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस आई, चाहे 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन हो या 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस ने फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपिगेट वन्स रिलीजन, इन तमाम आइन के अंदर, हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इस प्रोविजन को गारंटी किया गया. हमने देखा कि 1973 की आइन के अंदर भी द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस वन्स रिलीजन हैज़ बीन गारंटीड. Having said that, that right has not always been provided. We have seen हम आज जिस सूबे में बैठे हैं, इस सूबे में ख़ास तौर पे हमने फोर्स कन्वर्जन्स का इशू देखा. हमने देखा कि पाकिस्तान में लोगों को मज़हब की बुनियाद के ऊपर, मसलक की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ वायलेंस ही परपेट्रेट किया गया. Having said that, despite all these challenges, if we look at Pakistan's performance in the region today, we see that Pakistan's democratic institutions have still continued to deliver. So for example, in our region, we see that India, for example, the Indian Supreme Court recently legitimized the destruction of the Babri Mosque. Nonetheless, in Pakistan, we see that despite challenges and despite the threat of violence from radical groups, the Supreme Court of Pakistan has, for instance, continued to deliver justice. We saw in the case of Asia Bibi, for example, that the Supreme Court, despite numerous challenges, passed a judgment that was in accordance with law and that guaranteed the rights of minorities. Now, in the larger scheme of things, these judgments are not only important in terms of the legal doctrine that they enunciate, but these judgments are also important because they show something. They have an extremely important message. They show that minorities cannot be left, and the rights of minorities cannot be left to the whims of a majority. The rights of minorities have to be protected, even if that is unpopular. So I think in that sense, the past few years, the judgments of the Supreme Court and the performance of our democratic institutions shows that notwithstanding challenges, we are going in the right direction. हमने देखा कि सिंध के अंदर, despite resistance, forced conversions के ऊपर भी काम हुआ. Forced conversions के बारे में एक कानून लाने की भी बात की गई. And I think that shows that collectively,
if you work collectively, there is no boundary that is high enough for us. And when we talk about change, I think change also does not come from a majority. Every change throughout human societies, throughout human history has been brought by an organized minority. और जब minorities इतनी organized हों और इतनी motivated हों, तो कोई change ऐसा नहीं है जो नहीं ला सकती. And in the end, I will not take much of your time. I will just leave you with Faraz's words, say, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो आज इस शम्मा जलाने पे मैं अहमद शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा मुइज़. और अब मैं गुजारिश करूँगी एक ऐसी शख्सियत से कि जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, अपने जो फील्ड है उसमें उन्होंने एक्सेल किया है. आपका ताल्लुक़ पुलिस से रहा है, आप आला ओहदों पे फाइज़ रहे हैं और आप हेड कर रहे हैं वन मैन कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स. मैं गुजारिश करूँगी जनाब शुएब सडल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर शुएब सडल, और इजहार ख़याल फरमाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, CM सिंध, मिनिस्टर शाह साहब, इकबाल बेथो साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये आज की कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया है. और स्पेशली CM साहब, उन्होंने टाइम निकाल के इसको ग्रेस किया है इस ओकेजन को. मैं थोड़ा सा आपको जिस कमीशन को मैं हेड कर रहा हूँ उसकी बैकग्राउंड बताऊँगा और फिर उसके जो TORs हैं उन पे थोड़ी बात करूँगा. और आई होप कि आपको कुछ इश्यूज़ पे क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा. आप अगर रिकॉल करें तो 2013 में, सितंबर 2013 में पेशावर का जो ऑल सेंट्स चर्च है उस पे बम ब्लास्ट हुए थे. और बाय एनी स्टैंडर्ड्स दैट वाज द डेडलीस्ट अटैक ऑन एनी माइनॉरिटी इन पाकिस्तान. उसमें संडे की वर्शिप के मौके पे ये हुआ था. 127 हमारे क्रिश्चियन भाई जो है दे वर किल्ड और ओवर 250 इंजर हुए थे. तो ये इस तरह का इंसिडेंट था कि इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया. उस वक़्त जस्टिस जिलानी जो हैं वो चीफ जस्टिस थे. तो जून 2014 में उन्होंने जजमेंट दी. उस जजमेंट के जो मेन पॉइंट्स थे उनमें उन्होंने ये कहा कि आइंदा के लिए ये मेजर्स जो हैं ये लिए जाने चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म के केस की रेपिटेशन ना हो. पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड था कि फेडरल गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए टू डेवलप स्ट्रेटजी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. अब चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड है और वो अभी तक इस पे काम कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि उनको जितना पुश किया जा सकता है वो करें.
तो वी आर होपिंग के अब वो कम से कम ड्राफ्ट की हद तक एक अटेम्प्ट करने में के करीब हैं। दूसरा पॉइंट जो था वो था कि जी जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसको रिविज़िट किया जाए और उसमें अगर कोई ऐसा मवाद है जो सोशल इंटॉलरेंस की तरफ लेके जा रहा है तो उसको एड्रेस किया जाए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएन डिक्लेरेशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस उसका भी हवाला दिया। अब इस पे मैं मुख्तसर इतना कहूँगा कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम की एफर्ट होती रही है। उस सिंगल नेशनल करिकुलम का पर्पज़ यही था कि हेट मटेरियल जो है उसको निकाला जाए सिलेबस से। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब ये कहते हैं, चूँकि मैं साथ साथ मॉनिटर करता हूँ इसको, कि जो नया करिकुलम डिज़ाइन हुआ है उसमें जो हेट मटेरियल उससे पहले था वो अब निकाल दिया गया है। सो दैट इज़ गुड प्रोग्रेस। फिर इसी से रिलेटेड बात ये उन्होंने की कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हेट मटेरियल है सोशल मीडिया से इसको भी पर्ज किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा अभी तक इशू बना हुआ है, वो ये नहीं है कि भाई हेट मटेरियल को सोशल मीडिया से पर्ज करने पे इशू है, बल्कि इशू इस पे है कि जी वो उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए। क्योंकि जो ये हमारा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था पीका, उसके तहत इस एक्शन से पुलिस जो है उसको डिबार किया गया था और ये कहा गया कि ये एक्शन सिर्फ एफआईए ले सकती है। चुनाचे उस वक़्त से ये डिस्कशन चल रही है कि पुलिस तो हर जगह तकरीबन होती है क्योंकि हर जगह थाना होता है, जबकि एफआईए ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी उनकी प्रेजेंस होगी एक जगह पे। तो काफ़ी इस पे मीटिंग्स वगैरह हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल जो कंक्लूजन है वो नहीं हुआ। मैं अपने तौर पे हर सूबे से मंथली रिपोर्ट लेता हूँ कि आपने जो हेट मटेरियल है इन द सोशल मीडिया इस पे क्या एक्शन लिया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि वो जो फिगर्स आती हैं वो कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। और उसकी मेन वजह यही है कि जब पुलिस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, और एफआईए से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, अगर हमें ये काम दिया जाना है तो इसके लिए ये फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। सो इस लिहाज से वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर जो चौथी टीओआर थी वो थी कि जी एक नेशनल काउंसिल सेटअप की जाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो अब शुरू में इस पे कुछ थोड़ा सा डिबेट हुआ कि नेशनल काउंसिल होना चाहिए या नेशनल कमीशन होना चाहिए। तो जो
मेरा व्यू था इस पे वो ये था कि नाम में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, असल बात यह है कि उसको एम्पावर इतना किया जाए इंस्टीट्यूशन को कि वो डिलीवर कर सके। अब एम्पावरमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो देयर इज़ अ गाइडलाइन नोन एज, ये पेरिस प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं। अब पेरिस प्रिंसिपल्स ये हैं कि एक वर्कशॉप हुई थी पेरिस में, तो उसमें उन्होंने कई दिन लगा के तो ये डिस्कस किया कि ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो भी हैं दुनिया भर में उनको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और उनको वेल एम्पावर्ड होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उनकी जो एम्पावरमेंट है vis-a-vis enforcement of their decisions, vis-a-vis their administrative and financial empowerment, और thirdly कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एट द वेरी लीस्ट स्टैचुटरी बेसिस पे उसको बनाया जाए, प्रेफरेबली अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दी जा सके तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थे। अब हुआ क्या अनफॉर्चुनेटली कि कुछ इश्यूज़ तो हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हैं, और कुछ इश्यूज़ हमारे पार्लियामेंट्स के इन इश्यूज़ को हैंडलिंग जो है उसके हैं। तो नतीजा ये है उसका कि आज तक अभी ये लॉ बन नहीं सका, और जब तक ये लॉ नहीं बनेगा, और इसमें एक दो चीज़ें और भी थीं वो भी अभी तक पेंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे एक अटैम्प्ट करके तो एक ड्राफ्ट दिया था, और उस ड्राफ्ट को दिए हुए भी अब तो तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो एम्पावरमेंट के इशू में उलझा हुआ है। उस लॉ में ये भी था, ये मेरा व्यू था, ज़रूरी नहीं था कि पार्लियामेंट इससे एग्री करती, लेकिन बहरहाल मेरा व्यू था ये, और इसमें कुछ इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सामने रख के मैंने ये व्यू बनाया था। और वो ये था कि ये जो माइनॉरिटीज़ कमीशन है या काउंसिल है, इसको हेड भी किसी माइनॉरिटी वाले को करना चाहिए। ये एक बुनियादी इशू था। तो इस पे आई मस्ट से कि दोनों तरफ डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ माइनॉरिटी वाले साहबान मुझे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं 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 सर ये ना करें, क्योंकि हमारी तो कोई बात सुनेंगे ही नहीं, तो हम इसको हेड करके क्या करेंगे। तो एक व्यू ये था, और मेरा व्यू ये था कि नहीं, जब आप उधर बैठेंगे तो आप एम्पावरमेंट फील करोगे, और दैट इज़ द राइट वे टू डू। लेकिन आई मस्ट से कि अभी तक इस इशू पे भी फाइनल डिसीजन कोई जो है वो नहीं हो पाया। फिर पांचवी जो डायरेक्शन थी वो थी कि जी एक स्पेशल पुलिस बनाई जाए जो माइनॉरिटीज़ की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको प्रोटेक्ट करे, ताकि आइंदा ये ऑल सेंट्स चर्चेस का जो चर्च वाला जो किस्सा हुआ वो रिपीट ना हो। अब इसमें भी थोड़ा सा शुरू में इशू आए, लेकिन उनको बहरहाल मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ। वो ये था कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं इस वक्त पुलिस में, मैंने उनसे भी बुला के तो पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, डू यू वांट कि आप एक ऐसी फोर्स का हिस्सा बन जाओ जिसका काम फॉर द एंटायर कैरियर
प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्रोटेक्ट करना हो। तो टू बी ऑनेस्ट कोई एक भी इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे कि जी हमें नॉर्मल पुलिस की तरह रखें, जब हमारे पोस्टिंग हो जाए तो हम भी करेंगे, लेकिन ये कि हमें 40 साल के लिए या 30 साल के लिए आप सिर्फ इस काम पे लगा दें, तो ये हम नहीं करना चाहते। तो सो आई टुक दिस मैटर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर ये सारे आईजीज जो हैं उनका भी कंसेंसस इसी पे है, तो लिहाजा आप इसी को कर लें। फिर इशू था कि इसके लिए वैकेंसीज़ का सैंक्शन कराना। तो वैकेंसीज़ हियर आई मस्ट मेंशन द प्रोविंस ऑफ सिंध के हर आईजी ने अपने अपने चीफ सेक्रेटरी को वर्कआउट करके वैकेंसीज दी। बाकी प्रोविंसेस ने किसी ने उसको 50% कट लगा दिया, किसी ने 40% एंड सो ऑन। बहरहाल वो सैंक्शन हो गई। सिंध वाज द ओनली प्रोविंस के जिसमें जितनी डिमांड थी आईजी सिंध की, उन्होंने 100% उसको पूरा किया। तो और उसके बाद अब ये जो प्रोसेस है भर्तियों का, वो अक्सर आईजीज ने कंप्लीट भी कर लिया है, जो नई वैकेंसीज़ के अगेंस्ट भर्तियां थी, और किसी जगह वो लोग ट्रेनिंग में हैं और किसी जगह एक्चुअली वो एडिशनल फोर्स के तौर पे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ नफरी बढ़ाना जो है इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। इस पे मैंने आईजी पंजाब की फिर ये ड्यूटी लगाई कि भाई आप एक स्टैंडिंग आर्डर जो है वो ड्राफ्ट करें। स्टैंडिंग आर्डर इज़ लाइक रूल्स, यानी नॉट लाइक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ द असेंबली, बट rules. But rules also have, enough empowerment उनमें, अगर हम करना चाहें तो। तो आईजी पंजाब did good job और he drafted those rules, जिसको हम अंडर द पुलिस एक्ट स्टैंडिंग आर्डर कहते हैं। तो फिर वो स्टैंडिंग आर्डर मैंने सारे आईजीज में तकसीम किया, और अब उस स्टैंडिंग आर्डर्स को सारे प्रोविंसेस जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। बट इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये है कि चूँकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी फिर कोई खुदा ना करे पेशावर टाइप वाक़या फिर हुआ, तो फिर नेचुरली आई पर्सनली फील के हेड्स मस्ट रोल, कि ये क्या कहानी है कि आपके सारे डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं और फिर भी आप इतने साल भी गुजर गए हैं और उस पर एक कमीशन बना हुआ है। तो फिर भी अब मैं थोड़ा सा कमीशन की बैकग्राउंड पे आता हूँ और एक दो जो रह गई हैं उन पे बात करके तो आगे बढ़ते हैं हम। हुआ ये कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 जो डायरेक्शंस हैं ये दे दी, तो उनमें एक डायरेक्शन जो है वो ये भी थी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और उसको रजिस्ट्रार को डायरेक्शन भी उसमें डाली गई कि आप इसके लिए अलग फ़ाइल खोलें और ये रेगुलर बेसिस पे हमें पुटअप किया करें। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि 5 साल तक जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं, लाइक द चीफ सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरीज, आईजीज, एजुकेशन सेक्रेटरीज, सो ऑन,
ये उधर हर 2 महीने के बाद तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, लेकिन द माइनॉरिटीज़ वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो तो अपना देखते थे कि जी हमारे एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है और कितनी नफरी उधर लगी हुई है, किस दिन वो होते हैं, किस दिन गायब हो जाते हैं, एंड सो ऑन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया अपने उस अर्लियर डिसीजन को कि जी स्पेशल जो बेंच है वो मॉनिटर करेगा इसको, और दे केम अप विद दिस थिंग कि जी अब हम एक 1 मैन कमीशन जो है वो अपॉइंट करते हैं जो कि सारे काम को सुपरवाइज करे कि कहाँ तक क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, और कहाँ तक काम साथ साथ हो रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब ये पता चला तो मुझे बगैर प्रायर इवन इंफॉर्मेशन के उस ऑर्डर में मुझे डाल दिया गया कि मैं उस वक्त इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री था, बट आई फेल्ट यस इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क। और अगर हम इस मुल्क की जो माइनॉरिटीज़ हैं, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह उनकी स्पीच का भी ज़िक्र किया गया है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब नज्जार का एक जो डेलीगेशन था वो मस्जिद नबवी में आके मिला था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो एक दो चीज़ें उसी वक्त वाज़े हो गई थी। उन्होंने कहा जी हमारा नमाज का वक्त है तो हम बाहर जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर। तो द प्रॉफिट टोल्ड देम, लुक आप क्यों बाहर जा रहे हो, आप इसी मस्जिद में नमाज पढ़ लो, जिधर आपने रुख करना है आप कर लो, जिधर हम करते हैं हम कर लेते, तो इसमें आप बाहर क्यों जा रहे हो। सो दैट वाज द लेवल ऑफ टॉलरेंस फॉर ईच अदर एंड फॉर ईच अदर्स रिलीजन। और फिर अगर आप देखें कि जो मैं एक दफ़ा टर्की गया तो वहाँ जो उनका कॉपी म्यूज़ियम है उसको मैं विज़िट कर रहा था। मैं टर्किश नेशनल पुलिस का कई साल जो है वो एडवाइज़र भी रहा हूँ, तो मैं उस सिलसिले में जाया करता था। तो वहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा कि जिस पे जो सेंट कैथरीन के पादरी थे उनके दस्तखत थे एक तरफ, और एक तरफ जो इम्प्रेशन है थंब का वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उसमें 3 चीज़ें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ और फिर मैं उससे निकल जाऊँगा क्योंकि उसके बाद ज़रूरत नहीं है। एक क्या थी, ये कोवेनेंट था। कोवेनेंट में एक बात ये थी कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपके पर्सन की। दूसरी क्या थी कि हम आपकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करेंगे, और तीसरी कि हम आपकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके साथ जो प्रोवाइज़ो थी वो ये थी कि हमारा ये जो कॉवेनेंट है आपके साथ, ये है टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अभी तो भाई सिर्फ 1400 साल गुजरे हैं, तो अभी तक हम आपस में उलझे हुए हैं। तो हमें उस पर गौर करना चाहिए कि
इवन कुरान में आयात भी ऐसी हैं जो अहले किताब का तो वैसे भी आपने सुना हुआ है, यू नो दे आर देयर इज नो डिस्टिंक्शन। तो अब इसके अलावा क्या हुआ है? अलावा ये हुआ है कि 5% कोटा का जिक्र आया उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। तो मेरी ज़रा आदत होती है, मैं चूँकि मेरी डिग्री फ़िज़िक्स में थी, मास्टर्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, फिर मैं पीएचडी के लिए बाहर चला गया जब मैंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की। तो मैंने इसको वर्कआउट कराया कि अच्छा सारे पाकिस्तान में 5% कोटा के अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप सब हैरान होंगे सुन के कि 30,000 वैकेंसीज़ निकली। 30,000 वैकेंसीज़ जो माइनॉरिटी कोटा की हैं। और अब मैं जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं सारे सूबों के, उनको भी लिखता भी हूँ, उनसे बात भी करता हूँ कि भाई जैसे भी है इन वैकेंसीज़ को फिल करें, ताकि नई वैकेंसीज़ तो बाद की बात है, पहले इनको तो फिल करें। और इसमें मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब उनका भी चाहूँगा कि वो डायरेक्शंस ज़रूर दें कि जो भी वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं उनको। फिर इसके अलावा फर्स्ट टाइम एवर स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम होल्ड हुआ है अबाउट 2 months बैक, ओनली फॉर माइनॉरिटीज़। ये पहले कभी नहीं था ये। तो मेरा अपना व्यू ये है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं माइनॉरिटीज़ के वो पढ़ें, उनके वालिदैन उनको सपोर्ट करें, जो वाइडर कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो उनके लिए स्कॉलरशिप्स देने में बुखल से काम ना ले, एंड सो ऑन। तो जिस दिन ये लड़के खुद आपको नज़र आएंगे इन डिफरेंट पोजीशंस, कोई असिस्टेंट कमिश्नर होगा, कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, कोई कमिश्नर होगा, कोई एसपी होगा, कोई आईजी होगा, यू नो, एंड सो ऑन, तो ये हालात बदलेंगे। शॉर्ट ऑफ दैट इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कि फिर एक फंक्शन जो मुझे मिला हुआ है वो ये भी है कि जो लॉफुली काम होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो आप उसको इन्फोर्स करें। तो उसमें भी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था शद्दाद कोर्ट की एक इशू पे। 238 एकड़ ज़मीन थी जिस पे माइनॉरिटीज़ की, जिस पे कब्ज़ा हुआ था। तो आई हैड टू स्पोक सेवरल टाइम्स टू द कमिश्नर, टू द डीसी, और आई मस्ट से आई अप्रिशिएट देयर कोऑपरेशन कि यू नो वो 238 एकड़ ज़मीन जो है वो वापस उनको मिल गई जिनकी थी। तो अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो चला है, और वो है कि बीच में ये जो इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, इसके इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। चुनांचे एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि जी ये भी तो माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इनको भी देखें। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ठीक है मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप
मेहरबानी करें पहले ऑडिट कराएं। सो ऑडिट टुक अबाउट 2 years, जिसमें ऑडिट कंप्लीट हुआ और उसमें जो तफसीलात सामने आई वो तो खैर बड़ी भयानक किस्म की हैं, मैं उनमें नहीं पढ़ता, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ आगे पीछे उसमें हुई नज़र आई और वो अभी तक हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़, जिस पे मैं ख़त्म करूँगा, कि 34 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अब वन मैन कमीशन ने रिट्रीव करा के तो वापस ETPB को दे दी हैं। 34 बिलियन, 34 अरब इज़ a lot of money, as you know. इसके अलावा $1 बिलियन से ऊपर का, विच मीन्स 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर का हमने वो रेंट के एरियर्स जो हैं वो कैश में रिकवर किए हैं। अब रेंट के एरियर्स का आप समझते हैं कि क्या अगर लेने वाला भी कमज़ोर है तो देने वाला तो पहले ही नहीं चाहता कि ना दे वो कुछ भी। तो इसमें जो मैकेनिज़्म है अब जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ, उसमें FIA की टीम शामिल है हर जगह से, पुलिस की टीम शामिल है हर जगह से, और मैं उनकी हर 6 हफ्ते बाद, 6 से 8 हफ्ते मीटिंग लेता हूँ। कुछ ज़ाती तौर पे बुलाए हुए होते हैं ऑफिस में, बाकी थ्रू जूम, और उसका ये नतीजा हुआ है कि ये हम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किस्म की फिगर्स हैं जो मैंने आपको सामने रखी हैं। अब इसमें भी मैं चाहूँगा रिक्वेस्ट करना जनाब CM साहब से कि बड़ी उनकी तरफ से नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी कि जितने ये हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनको ये एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दें कि आपने जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं इनको प्रायोरिटी पे हैंडल करना सीखना है। एक तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और अगर कोई ऑफिसर नहीं सेंसिटिव माइनॉरिटी इश्यूज़ को, तो आई थिंक ही शुड नॉट बी पोस्टेड इन द फील्ड। और स्पेशली ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक संगड़ है, लाइक मिट्टी है, जिनमें ज़्यादा लोग हैं आपके। अब इसमें आप हैरान होंगे कि 200 से ज़्यादा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमें अपने गिरबानों में भी मुंह डालना है, झांकना है, कि 200 से ज़्यादा हमने देखे हैं ग्रेवयार्ड्स, और वो ग्रेवयार्ड्स जाली हैं। अब आप कहेंगे जाली ग्रेवयार्ड किस तरह का होता है? तो जाली ग्रेवयार्ड ये है कि उसमें रिकॉर्ड में उसको ग्रेवयार्ड शो किया हुआ है, और वहाँ पे क्या है, या फसलें उगी हुई हैं या प्लाजे बने हुए हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है जिसको हमें बहरहाल हैंडल करना है। तो बस इसके साथ और जो चंद चीज़ें हैं, चूँकि मुझे कहा जा रहा है कि जी काइंडली कंक्लूड, सो आई स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी टू हैप्पी टू आंसर। लास्ट रिक्वेस्ट मेरी CM साहब से ये है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, इनका काइंडली कोटा जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए।
तो ताकि ये लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में जा सकें, और ज़ाहिर है ये उनके लिए जो कम्पीट कर सकें। जो नहीं कम्पीट कर सकते उनका जो है वज़न वो माइनॉरिटी लीडर्स खुद उठाएं, क्योंकि ये उनका काम है कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको दें, एक बूस्ट दें कि जिससे एक वक्त ऐसा आए कि हर पोजीशन पे लोग कम्पीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शुएब साहब। एक लफ्ज़ कहना जी, सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहनी है कि सिर्फ चंद दिन हुए, चंद हफ्ते हुए हैं कि अहमद शाह साहब ने इस दफ्तर का चार्ज संभाला है, और सर आपने ही उनको नामज़द किया इस ओहदे पर, और जो लोग सालों में काम नहीं करते उन्होंने चंद दिनों में कर दिखाया है। बहुत सारी तालियां अहमद शाह साहब। बहुत शुक्रिया उमा। जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, जनाब शुएब सडल साहब, जनाब इकबाल डेथो साहब, सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़ मिर्ज़ा मोइज़ बेग, ऑनरेबल कार्डिनल साहब, नदीम मेमन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, रामो साहब सेक्रेटरी, हमारे साबका सेक्रेटरी बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। सर हमने जब चार्ज लिया, ज़ाहिर है हमारा बहुत देर में हम आए, तो हमने एक हफ़्ते के अंदर अपनी जो नॉन मुस्लिम जो एक कमेटी है जिसके मेंबरान आपके सामने बैठे हुए हैं, फौरी तौर पे इनको बुलाया, इनके सारे इश्यूज डिस्कस किए, और हमने कहा कि हमारे पास वक्त कम है तो जो कुछ आप हमसे करा सकते हैं, ये 100% रिसोर्सेज जो मिनॉरिटीज़ की हैं ये आपकी हैं। यहाँ 85% पहले मिनिस्टर का कोटा था, फिर 70% मिनिस्टर का था, और 30% जो था वो कमेटी के 24-25, और कमेटी के जितने मेंबरान हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए बेइंतहा काम कर रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। सर हमारे 2 क्वार्टर रिलीज़ हो चुके हैं, बाकी तकरीर मैं आप पे छोड़ता हूँ, और अभी तीसरा भी आज रिलीज़ हुआ है। आज फिर हमने ये जितने हमारे बैठे हैं इनके साथ एक मीटिंग की आपके आने से पहले, और जैसे सडल साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त, ज़ाहिर है कि सडल साहब का इस पर बहुत काम है, लेकिन एक बात तो काबिल सताइश है कि सिंध सूबे ने इस कमीशन की रोशनी में जस्टिस तसद्दुक जिलानी के फैसले की रोशनी में जितने लॉज सिंध हुकूमत ने बनाए, जितनी इम्प्लीमेंटेशन सिंध हुकूमत ने की है, इतनी सर किसी सूबे ने भी नहीं की है, और इसीलिए ख़ास तौर पे सडल साहब को हमने जहमत दी थी। दूसरी, सडल साहब हमारे पास फंड हैं 20 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के, हमारे पास मैरिजेस के फंड हैं स्पेशल, हमारे पास इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के फंड हैं, हमारे पास इनके हेल्थ के फंड हैं, और अभी उल्टा हुआ है। सीएम साहब के पास जब हमारे मिनॉरिटी के कुछ दोस्त गए तो इन्होंने कहा मैंने अपने जैसा एक आदमी तुम्हारा वजीर बना दिया है कि जिसको सारी दिलचस्पी या तो मजदूरों के साथ है या मिनॉरिटी के साथ है या जो समाज के सप्रेस पिसे हुए तबके हैं उसके साथ है। तो वो करामत साहब हमारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने बहुत काम किया है लेबर में, इनके साथ भी मिलके हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम सर स्कॉलरशिप में हमारा 6 महीने से IBS अक्खर में पड़ा हुआ था। सर हमने फैसले करने हैं मैट्रिक इंटर में बच्चों के बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, थोड़े थोड़े पैसे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो 50,000। 1 साल से उसका कुछ नहीं हो रहा था। आज हमारी कमेटी ने फैसला किया है, हम अखबार में इश्तहार दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से तमाम पैसे इनके थ्रू सारे स्कॉलरशिप सडल साहब इनको दे रहे हैं। हम इन्हें पुश कर रहे हैं कि मेडिकल के भी फंड हमारे पास खासे हैं सर, हमारे पास 1 अरब रुपया है, 58% डेवलपमेंट के लिए और 42% फलाह बहबूद के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो भी 1 अरब रुपए की है। मैं खुद सारे सिंध में घूमा हूँ और
मंदिरों में गया हूँ और चर्चेज में गया हूँ और सीएम साहब को भी लेके गया हूँ कई एक में। तो मुझे तो ईमानदारी की बात यह है कि ये हरे झंडे में जो सफ़ेद रंग है, मुझे तो ये लफ्ज़ से भी नफरत है सर माइनॉरिटी के। वाई माइनॉरिटी, जब इस मुल्क के शहरी हम सारे के सारे 24 करोड़ 25 करोड़ और हम सारे के सारे एक हैं, और हम मतलब किस बात की मिनॉरिटी है सर? कोई मिनॉरिटी नहीं है। मैं नहीं समझता इस बात पे, अगर मेरी नौकरी जाती है तो सर चली जाए। बात यह है कि सर कानून से ज्यादा हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हमें यहां से बदलना पड़ेगा। हमें अपनी प्लेट में रोटी खिलानी पड़ेगी सर, अपने सोफे पे साथ बिठाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इनके काम की। जो वो काम जो हम में से कोई नहीं करना चाहता, इस समाज का डर्टी लिनन ये धोते हैं सर। ये हमसे ज्यादा काबिल तहजीब, हमसे ज्यादा काबिल इज्जत, हमसे ज्यादा इनकी प्रिविलेज होनी चाहिए। इस मुल्क के लिए भी इन्होंने बेनता कुर्बानियां दी। अभी मेरे दोस्त इकबाल डेतो ने कल जो 2 कुंडी मैनों की बात की, कौन सर काम करता है? मुसलमान भर्ती हुए हैं सर कुंडी मैन में, मुफ्त में तनख्वाह लेते हैं सर, कोई नहीं आता नौकरी पे सर, सिर्फ ये करते हैं और उसमें मरते हैं। सर मेरी एक और दरख्वास्त है, आप रेवोल्यूशनरी आदमी हैं, हमारी बच्चा सक्का की बादशाही है, हम जो रेवोल्यूशनरी काम सर, एक तो सारे कुंडी मैन और जितने ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल पोजीशन में, सर इन सब की सर इंश्योरेंस होनी चाहिए, तमाम लोगों की इंश्योरेंस हो, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वजीफे हों सर आपकी तरफ से। और ये हमारा बैठा हुआ है दोस्त, ये सिख है या मुझे तो पता भी नहीं है किसका कौन सा मजहब है। हमारा मजहब तो एक ही है, शुरू से हमने जो समझा है, प्रैक्टिस करने की हमें इजाजत है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, लेकिन पाकिस्तान का बराबर का शहरी, बराबर सर। 1-2 और रिक्वेस्ट हैं सर, जो मिनॉरिटी का कोटा है 5% का सर, वो पूरी तरह उस पर अमल दरामद नहीं होता, सडल साहब को भी पता है सर। उस पर बहाना ये तलाश किया जाता है कि मुनासिब लोग, सर मलेशिया ने ये किया था कि उन्होंने कहा था जब तक मिनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा सीट खाली रहेगी। जब अगर आप ये कर देंगे ना सर ये बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं सर, स्कॉलरशिप आप और भी बढ़ाएं सर। इस शहर में बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और मुसलमान भी हैं, इनका एक पैरेलल फंड बनना चाहिए। हम सर पाकिस्तान एक मौजूद मुल्क कहलाने का मुस्तहक नहीं है जब इसमें रहने वाले तमाम लोगों के साथ एक सलूक हम नहीं करते। हम मौजूद कहलाने के सर मुस्तहक नहीं है जब तक इनका जो भी राइट है, जो मेरा राइट है वही इनका राइट है, पूरी तरह से हम इनको वो राइट प्रोवाइड नहीं करते। सर आप माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई गुस्ताखी कर गया हूँ, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंतहाई प्रो पीपल चीफ मिनिस्टर जो किस्मत से कुछ दिन के लिए हमें मिल गए, उनको सर मैं खुद बुलाता हूँ हुमा से माजरत के साथ, ताकि आपका टाइम बचाएं। सर तशरीफ लाइए। Janab Ahmed Shah Sahib, Caretaker Minister for Information, Dr. Alia Imam Sahiba, Advisor to the Government of Sindh, Mr. Ikram Ali Khwaja, Secretary Minority Affairs Department, Mr. Karamat Sahib, Mr. Iqbal Ditto, Mr. Shoaib Sadul Sahab, Mr. Joseph Cardinal of Pakistan, a very good evening and namaste. Ladies and gentlemen, a very warm evening to all of you. I am immensely elated to be here today and would like to begin by acknowledging all members of the Arts Council of Pakistan and especially its president, Mr. Ahmed Shah, for organizing this great conference. I've always believed that confronting uncomfortable truths and introspection is the key to a better future.
Conferences like these also have another crucial function. They reiterate our commitment to upholding the rights of non-Muslim citizens, particularly their right to freely profess, practice, and propagate their faith. Today, fundamental rights and civil liberties are in jeopardy throughout the world as right-wing regimes attempt to further marginalize vulnerable communities. If we look around our region, we recently saw the Indian Supreme Court validate the regime's decision to build a temple on the site of the Babri Mosque. At the same time, despite pressure from radical elements, which we do have in our country, unfortunately, courts throughout Pakistan have done well to uphold religious liberties, often at the peril of violence from such radical groups. In 2014, the Supreme Court took suo motu cognizance of a horrific attack on a church in Peshawar, while laying down clear directions for the protection of religious sites. The Supreme Court held that we are all members of one race of humans with common challenges, and we cannot confront these challenges without forging a common alliance. This paradigm shift in the world around us can be achieved at the international and domestic levels only by discouraging sectarian, racial, and ethnic biases which are violative of shared values and fundamental rights, and by the promotion of the strict compliance with these values and rights." Unquote. In more recent years, we have seen two more progressive judgments from the Supreme Court. In Tahir Naqash case, the Supreme Court acknowledged the rights of Ahmadis to practice and propagate their faith. Similarly, in Salamat Masih's case, the Supreme Court granted bail to a person accused of offenses against religion. The Supreme Court in this case also highlighted how such allegations are often leveled to settle personal scores and the tendency of violent mob to pronounce judgments before the court of law have declared a person guilty. The significance of these judgments, however, exceeds their jurisprudential value. To the contrary, their significance is underscored by the courts refusing to be swayed by the prevailing winds of extremism. Moreover, judgments like these are also significant in assuring citizens their right to do rest on tenuous footings. Nonetheless, as we all gather here today, I would be remiss to not acknowledge the fact that we have often failed to protect our non-Muslim citizens. I consciously choose not to use the word minority. I believe no citizen should feel like a minority in their own country merely because they ascribe to a religion that is different from the one ascribed by a country's majority. I believe that weaponizing laws meant to protect religion and patronizing radicalism has sown the seeds of bigotry and parochialism. Unfortunately, extremism and bigotry has seeped across large segments of our population. Having said that, just as the state's active role in patronizing radical groups has contributed to extremism, concerted efforts towards eliminating such groups and forging alliance with progressiveness would allow us to reverse the tide of violent extremism. As signatory to international conventions such as the ICCPR, I believe we must take concrete steps towards broadening the frontiers of religious freedom. While the journey ahead may seem arduous, all monumental journeys begin with a single step. Let us all then pray for a pluralistic, democratic, and progressive Pakistan, a Pakistan where none of us is a minority, a Pakistan where our religious beliefs do not
inhibit the opportunities we get. I believe without pluralism and diversity, peace and prosperity shall too elude us. In the words of Habib Jalib, zulm rahe aur amn bhi ho, kya mumkin hai tum hi kaho. Thank you. अब मैं कुछ अल्फाज आपसे उर्दू में भी कहना चाहूँगा। जिस तरह आपको इल्म है, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग सल्तनत का क़याम से कबल ही हम सबको मजहबी दारी का तर्ज से ज़िंदगी अपनाने का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान में अक्सरियती मुसलमान बसते हैं और वो जिस मज़हब के पैरोकार हैं वो दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के हवाले से कितना सख्त मौक़िफ़ रखता है, इसका अंदाज़ा आपको इस हदीस से हो जाएगा जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िसास के तौर पर इस मुसलमान के कत्ल किए जाने का हुक्म दिया और फरमाया, गैर मुस्लिमों के हुकूक़ की हिफाजत मेरा सबसे अहम फ़र्ज़ है। हमारे सियासी और समाजी हालात जैसे भी रहे हों, मगर बहैसियत मजबूरी हमें बानी पाकिस्तान के फ़रामीन को पेश नज़र रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में ये वाज़े कर दिया था कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये बताने में फ़ख्र है कि दीगर मज़ाहिब को मानने वालों ने पाकिस्तान की हर महाज पर खिदमत की और क़ुरबानियाँ दी हैं। पाकिस्तान में एक मसीह जज जस्टिस A.R. कार्लिनियस 1960 और जबकि एक हिंदू जज सिंध के सपूत राणा भगवान दास 2007 में कुर्सी अदल के सिपहसालार रह चुके हैं और अपने मुनसिफाना इक़दामात से पाकिस्तानियों के दिल जीत चुके हैं। 2009 में मैं एक मसीही जमशेद रहमतुल्लाह हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए, जो कि 2013 में पंजाब में अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक़ के वज़ीर भी रहे। इसके अलावा सिंध में इस वक्त भी कई गैर मुस्लिम जज ट्रायल कोर्ट में काम कर रहे हैं। ताहम 1973 के आइन ने पाकिस्तान में मजहबी और दीगर तासुबात के मुताल्लिक़ ये कहा है, रियासत शहरियों के माबैन नस्ली, कबायली, फ़िरक़ावाराना, सूबाई तासुब की हौसला शिकनी करेगी। ये आर्टिकल 33 है। इस लिहाज से हम बदकिस्मत साबित हुए हैं कि हमें अक़लियतों के लिए जो इक़दाम करना चाहिए थे वो पूरी तरह नहीं कर पाए। ताहम हमारे यहाँ लसानी नस्ली इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर अक़लियतों पर तशद्दुद करके रुझान की संगीन सूरत हाल का तकाज़ा करती है कि हम इस मसले को नहायत संजीदा लें ताकि इस रुझान पर काबू पाया जा सके। हमें महज होली, दिवाली और ईस्टर क्रिसमस त्यौहार पर आम तातीद के अलावा भी कुछ इक़दाम उठाने होंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी के साथ सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तालीम और कारोबार की भी यकसा मौक़े फराहम करने होंगे और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि 5% कोटा जो इनके लिए मखसूस है इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मैं इस मौके पे आप तमाम हज़रात को ये यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोशा है कि इस कोटे पे सख्ती से और मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो। सिंध में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल और मज़ाहिब और सकाफ़त के लोग रहते हैं। यहाँ मौजूदा अक़लियती आबादियों को जिन मुश्किलात का सामना है, इनके तदारुक और हल के लिए हुकूमत सिंध कोशा है। मैं बहैसियत वज़ीर आला सिंध आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से आईन पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए मजहबी मुनाफरत के नाम पर हुकूक़ की पामालियों में मुलविस पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हमारा टॉलरेंस ज़ीरो है। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ इकाइयों की वहदत का नाम है और तब तक हम सलामत रहेंगे जब तक हर इकाई को इसके इक़्तिसादी, समाजी, सक़ाफ़ती हुकूक़
देना अपनी तरजीहात में शामिल रखेंगे। हमें बतौर पाकिस्तान अपनी वहदत की ताकत को नहीं भूलना चाहिए कि वहदत ही पाकिस्तान की बका और उरूज और तरक्की की ज़ामिन है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जस्टिस मकबूल बाकर, आपके लिए तोहफा है फूलों का। और ये पेश करेंगे जनाब मोहम्मद अहमद शाह, वज़ीर इंफॉर्मेशन, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़, हुकूमत सिंध। आज की है कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने जिसका इनेकाद किया है जी, और ये बुके हैं सबके लिए। मैं गुजारिश करूंगी कार्डिनल जोसेफ से कि मोहतरम सीएम साहब को ये फूल पेश करें। अकरम ख्वाजा साहब से गुजारिश करूंगी कि मोहतरम शोएब सडल साहब को फूल पेश करें। आज के स्पीकर्स जो हैं सबके लिए बुके हैं। मैं अब गुजारिश करूंगी तुष्णा पटेल अजरक पेश करेंगी और अपनी एक रिलीजियस बुक है वो मोहतरम सीएम साहब को पेश करेंगी। शी इज अ मेंबर ऑफ नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी। तुष्णा, तुष्णा जो है वो कार रैली में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो शी इज द मेंबर ऑफ द नॉन मुस्लिम कमेटी। और सारे जितने कमेटी मेंबर्स हैं वो ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे आ जाएं।